साथियों, आज हेलो हाय या नमस्ते बोलने का मन नहीं कर रहा है। आज बोलने का मन कर रहा है जय हिंद, जय भारत। 14 फरवरी आज से 3 साल पहले यानी 2019 के अंदर आतंकी हमले के अंदर पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उन सब जवानों को हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हमारे पूरे कंट्री यानी देश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रत्येक वो सैनिक जो देश के लिए शहीद होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है और हमारे हृदयों के अंदर अनंत काल तक है वो उनकी यादें, देश के लिए जो उनके द्वारा किया गया कार्य ये हमारे लिए है वो संजो कर रहता है। तो साथियों, जो भी जवान शहीद होते हैं देश के लिए तो हमारे हृदय पर लगती है। जो प्रत्येक गोली सीने पर जवान खाता है तो वो गोली हमारे यहाँ पर बैठे बैठे हृदय में लगती है, क्योंकि एक देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति ये भावना, देश के प्रति समर्पण एक सैनिक के अंदर होता है। वो वाकई काबिल तारीफ़ होता है। किसी भी परिस्थिति के अंदर मतलब देश के लिए है वो कुछ भी कर गुजर जाना, ये एक सैनिक की सच्ची पहचान होती है। तो जो भी सैनिक शहीद हुए देश के लिए उन सभी को एक बार भावपूर्ण श्रद्धांजलि, नमन। आप ही के कार्यों की वजह से, आप ही की बदौलत आज हम यहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक बैठे हैं और एक चैन की सांस ले पाते हैं। तो साथियों, आप सभी की ओर से और मेरी ओर से पूरे इस इंडिया की तरफ से सभी सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो आज मेरा मन बोलने का कर रहा है आई लव माई इंडिया। तो साथियों, जो देश के प्रति प्रेम होता है और अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है और माता पिता का आपके प्रति प्रेम होता है, वो शाश्वत है, वह निस्वार्थ है, वह स्वाभाविक प्रेम होता है। बाकी सब जो भी प्रेम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है वो छुपा रहता है। तो साथियों, आगे चलते हैं। कहीं ना कहीं मेरा संदेश आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले आज हमारे पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आज की क्लास को आप पूरा देख कर जाओगे, कोई भी एक भी प्रश्न है वो मिस करके नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है राजस्थान जीके की। आज राजस्थान जीके के अंदर कला संस्कृति का मतलब है वो ज़्यादा चैप्टर रहने वाला है। राजस्थान के आभूषण है, मतलब लोक आभूषण है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, राजस्थान के संत संप्रदाय है, मतलब जो भी राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक बनता है उन सभी के प्रश्न आज हम क्लियर करने वाले हैं इस लाइव सेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। 30-35 मिनट से कुछ नहीं होना है। आप एक अच्छा रिवीजन, अच्छी है वो पढ़ाई करके जाओगे, ये मैं आपको पूरा वादा करता हूं। तो आप इस क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो यार, इतने दिन मैंने नहीं बोला आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। अब 500 सब्सक्राइब आप पार करवा दो बस। आज मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। नीचे आप लोग देख सकते हो संख्या गिनती जा रही है, मतलब काउंट हो रहा है सब्सक्राइबर। आज मैंने सब्सक्राइबर ओपन कर रखे हैं। सभी लोग सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। ये हमारा पहला माइलस्टोन होगा इस नए चैनल पर 500 सब्सक्राइबर का। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सभी को गुड इवनिंग बोलूँगा। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। साथ ही पूरी क्लास देखनी और आपको अंत में बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे साथ साथ में। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाँ, निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखना है। क्या देखना है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता है? पैर में नहीं पहना जाता है, समझ में? बाकी सब है वो पैर में पहने जाते हैं। देखिए, नेवरी पैर में पहनी जाती है, यहाँ पर बिछुड़ी पैर में पहनी जाती है, हिरना मैन पैर में पहना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कतरियो है या जिसे कातरियो बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाई, इसे क्या बोल सकते हैं? कातरियो। ये आभूषण है वो पैर में नहीं पहना जाता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। बहुत सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित पूरा सवाल रहने वाला है। पूरा आज का लाइव सेशन इसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है, तो कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है, कमर पर, कलाई पर या पांव पर पहना जाता है? तो आप सभी को पता है जो कंदोरो आभूषण होता है कहाँ पहना जाता है साथियों? कंदोरो आभूषण है वो कहाँ पर? कमर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। पहले रेड पेन ले लेते हैं। चलते अब अगले प्रश्न की तरफ।
हाँ, खांच कहाँ पहना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खांच कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सभी लोग। खांच आभूषण होता है, ये कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। कमेंट आज रुकने नहीं चाहिए। मैंने आज कोई पाबंदी नहीं लगाई है लाइव सेशन के अंदर। आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो मेरी कहने से कोई सब्सक्राइब, मेरी ज़बरदस्त सब्सक्राइब करवाने से कोई नहीं करेगा। बस आपको यदि पसंद आती है हमारी क्लास तो ज़रूर सब्सक्राइब आप करोगे, मुझे इतनी विश्वास है। तो खांच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, यहाँ पर तीसरे प्रश्न के अंदर दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खांच है वो बाह के अंदर पहना जाता है, भुजा के अंदर पहना जाता है खांच आभूषण। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। दामना आभूषण, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दामना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, कान में पहना जाता है, हाथ में, अंगुली में या नाक में पहना जाता है साथियों। तो ये दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, कमेंट करें जल्दी से। अंगुली में पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है। हो सके तो मैं इन सभी आभूषणों के यहाँ पर आसपास फोटो भी लगा दूंगा आपके लिए समझने के लिए। हाँ, फिर पांचवा प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप जब एग्जाम देने बैठते हो तो थोड़ा क्या है, मस्तिष्क नहीं लगाते और इन प्रश्नों को गलत करके आ जाते हो। कैसे गलत करके आ जाते हो, आप क्या कर देते हो, कहीं गलत युग्म पूछते हो वहाँ पर सही कर देते हो, मतलब प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ समझते हो। देखो यहाँ पर गलत युग्म हमको पहचानना है, बाकी सब सही होने चाहिए, एक इसमें गलत है। देखो, मस्तक में बोरला पहना जाता है, सही है। हम मस्तक में क्या पहनते, औरतें क्या पहनती, राजस्थान में बोरला पहनते, जैसे बोरियो क्या वहाँ पर राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, बोरियो क्या है, बोरियो। हाँ, गले में क्या पहरे, तिमणियों पहरे, सही है, गले में तिमणियों पहरे। कमर में गोखरू नहीं पहना जाता है, कान में सुरलियाँ पहनी जाती है, एकदम राइट है। बाकी यहाँ पर स ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ये क्या है, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो गलत युग्म है वो कौन सा युग्म है, सी ऑप्शन है, वो सी युग्म है, वो गलत युग्म है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है साथियों। नेवरी आभूषण किस अंग, आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। नेवरी आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आभूषण से रिलेटेड है। राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थान की कला संस्कृति का पूरा यहाँ पर क्या है, पर्दाफाश होने वाला है। एकदम हम यहाँ पर अच्छा रिवीजन करने वाले हैं। तो नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। अ में है कमर, बी में है गर्दन, सी में है हाथ और डी में है टखना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। छठे प्रश्न के अंदर साथियों पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेवरी कहाँ पहना जाता है दोस्तों, नेवरी है वो टखना होता है पैरों का, उसके अंदर पहना जाता है नेवरी आभूषण। जरूर आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन हो रहा होगा कि आभूषणों में हमारी कितनी तैयारी है, या आभूषण हमको पढ़ने पड़ेंगे। इन प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा कि यदि हमें आभूषण, हमारे प्रश्न गलत जा रहे हैं तो हमें आभूषण है वो राजस्थान के महिलाओं के यहाँ पर लोक आभूषण है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। यदि सारे प्रश्न सही कर पाते हो आप तो आपको आभूषण का अच्छा है वो ज्ञान है, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सातवां प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। जो मेवाड़ के अंदर महाराणा होते थे उनके पगड़ी बांधने का कार्य एक व्यक्ति करता था, उस व्यक्ति को क्या कहते थे। तो उस व्यक्ति को क्या कहते दोस्तों, छाबदार कहते थे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छाबदार यानी जो क्या करता था, पगड़ी बांधता था। मेवाड़ के महाराणाओं के क्या कहते थे, उसको छाबदार कहते थे, छाबदार कहते थे। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न भी है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आठवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। नहीं है आया है, नहीं है और गले में, यानी ऐसा कौन सा आभूषण, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, इस चार ऑप्शन में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो आप सभी को बताना है। यहाँ पर ओगनियो है, फिर आड़ है, फिर मादलियो है, फिर तेवटा है। तो यहाँ पर साथियों देखो, जो तेवटा है ये भी गले में पहना जाता है, मादलियो ही गले में पहने, आड़ तो आपने पता ही है गले में पहने, लेकिन ये ओगनी आभूषण है ये गले में नहीं पहना जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, आठवें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओगनी आभूषण है वो कहाँ पर नहीं पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाता है। बाकी आड़, मादलियो ये और तेवटा ये सब कहाँ पहने जाते हैं, गले के आभूषण है, ये सब क्या है, गले के आभूषण हैं। अब चलते हैं नवे प्रश्न की तरफ, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए।
हाँ, अब आ जाते हैं राजस्थान के संत संप्रदायों से संबंधित प्रश्न। आपकी कैसी तैयारी है संत संप्रदायों से संबंधित, तो अभी आपका तैयारी का पूरा पता चल जाएगा। कितनी भैंस है वो पानी में है और कितनी भैंस है वो बाहर है, अभी पता चल जाएगा। राजस्थान के संत संप्रदाय से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे आगे आने वाले 6-7 प्रश्न, उनके जवाब आप सही दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। आपका ये अच्छा टेस्ट होने वाला है, कहना धांसू टेस्ट होने वाला है, तैयारी का है वो पता चलने वाला है। जाम्बू जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है, यानी जाम्बू जी ने कहाँ पर प्रमुख रूप से कार्य किया था, तो यहाँ पर ये घोर धारो तो छोड़ दो इसको, तो ये जल्दबाजी में टाइप हो गया होगा। तो ये समराथल है, समराथल है वो, वहाँ पर जाम्बू जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। चलते आप लोग कमेंट करके बताओगे समराथल किस जिले में स्थित है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं अभी लाइव सेशन के अंदर, कमेंट करके बताएंगे कि समराथल जो समराथल है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक, किसके संस्थापक, जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक। जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जसनाथ जी थे। अब आपको बताना है जो जसनाथी संप्रदाय है इसके एक उपदेश किसी ग्रंथ में है वो संग्रहित किए गए हैं, तो वो कौन सा ग्रंथ है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट आ जाने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों शंभुदड़ा है, क्या है दोस्तों, शंभुदड़ा। इसमें जसनाथी संप्रदाय के क्या है जो उपदेश है वो संग्रहित है। आगे चलते हैं, उससे पहले आपको बता दूं जसनाथी संप्रदाय का 36 नियम होते हैं, और जसनाथी संप्रदाय जो होता है उसमें अग्नि नृत्य एक लोक प्रसिद्ध है। जसनाथी संप्रदाय का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। और जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, यह है कतरियासर। कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर में स्थित है जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो अभी आपका रिवीजन हो चुका है जसनाथी संप्रदाय से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है, सॉरी दोस्तों, 11वां प्रश्न, अष्टछाप कवि, हाँ, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके अंदर सूरदास थे। सूरदास इसमें भक्ति जो इस अष्टछाप कवि मंडली थी इसमें सूरदास क्या है पहले स्थान पर थे। और आपको बताना है तो जो ये अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी, 8 प्रमुख कवियों की मंडली, ये किसने बनाई थी, इसका गठन किसने किया था। वल्लभाचार्य ने किया था, विठल दास ने किया था, गोस्वामी दामोदर जी ने किया था और गोविंद जी ने किया था। साथियों यहाँ पर मैं बता दूं जो विठल दास जी है उन्होंने क्या किया था, अष्टछाप का है वो प्रवर्तन किया था, अष्टछाप कवियों का एक संगठन बनाया था। अब आपको बताना चाहिए कि विठल दास जी कौन थे। विठल दास जी संत वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। कौन थे, संत वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे, विठल दास जी। तो आपको बताना है विठल दास जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सभी के कमेंट चलने चाहिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी तैयारी, आपको भी रिवीजन होगा साथ साथ में कि हम कमेंट कर रहे हैं, हमको पूरी तैयारी है हमारे। हाँ, भक्तिमती मीरा के पति कौन थे। सरल प्रश्न है इसलिए मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या सरल है और क्या है वो मतलब भारी है और क्या हार्ड है, सब कुछ हमको पढ़ना पड़ता है। तो हम किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए क्या है एग्जाम में आ सकता है। राणा उदय सिंह है, विक्रमादित्य है, चंदन सिंह है, भोजराज है। तो साथियों यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर जो भोजराज है वो राइट हो जाएगा। भक्तिमती मीरा के पति थे और मीरा ने एक आपको पता ही है मीरा कृष्ण भक्त थी और मीरा ने एक मतलब संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका, दासी संप्रदाय का, किसका, दासी संप्रदाय या दासी मत हम कह सकते हैं, मीरा ने प्रवर्तन किया था। चलते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आता है 13वां, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, तो जल्दी कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करेंगे संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे। गागरोन में, पीपाड़ से और टोडा से और धनेरा से। तो जल्दी बताओ संत पीपा की गुफा कहाँ है। टोडा टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, टोडा राय टोंक में स्थित है संत पीपा की गुफा। अब आपको बताना है कि संत पीपा किस वंश से संबंधित है। जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। कमेंट क्या करना है आपको, संत पीपा किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है। मैंने पिछली क्लासों में बताया है आपको किस वंश से संबंधित है, संत पीपा किस वंश से संबंधित है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और बताना है ये गागरोन पर किस वंश का शासन था, उसी वंश से वो संत पीपा संबंधित है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, गागरोन पर जिस शासकों का वंश था, जिस वंश के शासकों का शासन था,
उसी वंश के हैं। कौन? संत पीपा। आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साकिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। नागौर में, नरहड़ में, गलियाकोट में, सरवाड़ में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। नरहड़, क्या नरहड़ में स्थित है? कहाँ पर? नरहड़ में स्थित है। जो शक्कर पीर बाबा है उनकी दरगाह नरहड़ में स्थित है। हाँ, तो अब आपको बताना कि नरहड़ कहाँ स्थित है। मैं सभी के कमेंट देख ही रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। संत पीपा किस वंश से संबंधित है? गुड। ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसा आपने बताया ना, संत पीपा किस वंश से संबंधित है? खींची वंश से संबंधित है, जो गागरोन में खींचियों का शासन था। तो आपको ये इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताना है कि नरहड़ कहाँ स्थित है, किस जिले के अंदर स्थित है नरहड़। जिस साथी को पता है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते 15वें प्रश्न की तरफ। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गजब का प्रश्न है ना, गजब का प्रश्न है, स्टार लगाने लायक प्रश्न है। तो बताओ कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। तो जल्दी से बताओ, एकदम परफेक्ट उत्तर आना चाहिए सभी साथियों का। गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो। गुड, बेस्ट, वाह, आज तो दिल खुश कर दिया। क्या? आज तो दिल खुश कर दिया। बाबूजी का है यहाँ पर कोलू राइट है, एकदम सही है। तेजाजी खरनाल सही है, लेकिन मलिनाथ जी गागरोन यहाँ पर गलत है और रामदेवरा सही है। मलिनाथ जी कहाँ है? तिलवाड़ा है। मलिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा में भरता है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। चलिए साथियों, तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। तो ये यहाँ पर जो सी ऑप्शन है गलत सुमेलित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16वां। हाँ, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय, संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। तो यहाँ पर संत हरिदास राइट हो जाएगा। कौन? संत हरिदास। संत हरिदास याद रखना है। संत हरिदास किसके मतलब प्रवर्तक थे? निरंजनी संप्रदाय। किस संप्रदाय के? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत हरिदास। चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? यहाँ पर कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल प्रश्न है, तो सभी का उत्तर आना ही चाहिए। बेस्ट, गुड, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्या है? आपकी तैयारी में जान होनी चाहिए, आपके सपनों में जान होनी चाहिए। सपने तो रोज देखते हैं, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सपने में जिसके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के सफल होते हैं। क्या है? जो खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं ना। आप जब रास्ते में चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, उस समय भी आपके मनोमस्तिष्क में आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका गोल है, वो आपके मस्तिष्क में रहता है। तो समझ लो कि आप क्या देख रहे हो? खुले आंखों से सपने देख रहे हो। और जो खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं ना साथियों, वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है, मेरा ये निजी अनुभव है। जो खुली आंखों से आप जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी आप करने के लिए क्या करते हो, उत्सुक होते हो, वो हमेशा पूरा होता है। तो अपने लक्ष्य को, टारगेट को एक तरीके से सेट करके फिर उसको क्या है, भेदन करो, तो आपका कोई भी टारगेट है वो क्या है, अधूरा नहीं रहने वाला है। बस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका पहले उत्तर दे दीजिए आप। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार? आपको पता है हिंदू में 16 संस्कार होते हैं। एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? मैंने कहा था ना, आज के प्रश्न पूरा कला संस्कृति से होने वाले हैं। राजस्थान की लोक कहे तो प्रथाओं से भी संबंधित प्रश्न मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? जिन साथियों का विवाह हो चुका है उनको तो क्या है, सब पता होगा कि कौन सा विवाह से संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो हम जैसों को तो कुछ पता नहीं होगा, फिर भी हम लोगों ने पढ़ा है तो हमको पता है। देखो, बिंदोला, फिर गट्टजोड़ा, नांगल, डावरिया। अब एकदम करेक्ट आंसर सभी के आ रहे हैं। जो नांगल है वो विवाह से संबंधित नहीं है। क्या साथियों? जो नांगल है ये विवाह रिवाज है। नांगल ये भूमि पूजन से संबंधित है। नांगल किससे संबंधित है? नांगल भूमि पूजन से संबंधित है, विवाह से संबंधित नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर नांगल। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। क्या साथियों? नांगल आप सभी का बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम करेक्ट। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। विवाह से संबंधित रस्म है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शादी से संबंधित।
यानी ब्याह संबंधित क्या रीति है। जो भी रीत यहाँ पर लिखी हुई है आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी विवाह से संबंधित है। कांकन डोरडा, हाँ सा, ये भी क्या है, विवाह संबंधित है। पैरावणी, ये भी विवाह संबंधित है। बरी पाड़ला, ये भी विवाह संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ये सभी क्या है, रस्में शादी से विवाह से संबंधित है, ब्याह संबंधित है, नहीं ब्याह संबंधित है। कहते हैं ना कांकन डोरडा, पैरावणी, बरी पड़ला, ये सब क्या है, विवाह से संबंधित रस्में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, 20वां प्रश्न आता है, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय या बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है यार, इम्पोर्टेंट लगा दो, इसके ऊपर क्या लगा दो, इम्पोर्टेंट लगा दो। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। क्या छपते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। भले आप कोई भी पेपर उठाकर देखना, भले विश्वास न हो, आगे आने वाली परीक्षा में भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद में क्या किया जाता है, जलवा पूजन किया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट और सभी का आंसर सही आ रहा है। चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी। अब आया ना प्रश्न इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड प्रश्न। ये क्या है, स्टार लगाने योग्य प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। राजस्थान में जो सागड़ी प्रथा क्या थी, मैंने भी कोई 2-4 एग्जाम दी है तो ये सागड़ी प्रथा मुझे देखने को मिली है ना। तो आपको बताना है कि सागड़ी प्रथा क्या थी। जो यहाँ पर ये हाली प्रथा है ना, हम कहते हैं हड़ी रखते हैं ना, पहला वाले लोग क्या रखते थे, हड़ी रखते थे। लोगों को मतलब क्या करते थे, अपने घरों में खेतों में काम करवाने के लिए सिर्फ उनको खाना खिलाया जाता था, बदुआ मजदूरी करवाई जाती थी, है ना। हड़ी रखते हैं ना, क्या हड़ी रखना, जो हड़ी क्या होता, जो सब उनके काम करता था सिर्फ खाने के बदले में। तो ये प्रथा कौन सी थी, हाली प्रथा थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाली प्रथा से क्या आशय है। वाह, गजब का प्रश्न। पहले हाली प्रथा, अब वापस हाली प्रथा से क्या आशय है, मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी आप लोग बताओ जल्दी से। हाली प्रथा से आशय क्या है, युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर से, घरों पर काम करने वाले बदुआ मजदूर से, खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बदुआ मजदूर से, और विवाह पर दिए जाने वाले दासी से। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है, जो खेतों और घरों में बदुआ मजदूर थे, सिर्फ खाने के बदले में काम करते थे, ये क्या कहलाती थी, हाली प्रथा कहलाती, जिसे सागड़ी प्रथा भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बदुआ मजदूर से। अब 23वां प्रश्न आता है साथियों, राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले द्वारा लगाई गई थी। राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले द्वारा लगाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बूंदी राज्य के द्वारा, किसके राज्य के द्वारा, बूंदी राज्य के द्वारा 1932 है शायद, हाँ 1932 में, आपको सॉरी 1832, आपको करेक्ट पता हो तो मुझे बता देना। 1832 में बूंदी राज्य के द्वारा सबसे पहले सती प्रथा पर राजस्थान में मतलब रोक लगाई गई थी। और जब भारत की बात करते हैं, भारत में एक सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर जो विलियम बेंटिक थे उसके द्वारा एक कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय बड़े समाज सुधारक हुए, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। अब आई है दास प्रथा, पहले पढ़ी कौन सी, सती प्रथा। अब सती प्रथा में होता यह था कि यदि कोई राजा उस समय मरता था या कोई कहे तो व्यक्ति मरता था, तो उसके पीछे भी उसकी पत्नी को भी क्या होती, सती होती थी, उसको भी आग में जलना पड़ता था। बहुत भयंकर खतरनाक ये प्रथा थी, इसको समाप्त किया जाना बहुत जरूरी था। क्या है, महिलाओं के साथ ये तो अन्याय था। तो अब 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। अब आपको बताना, मैंने पहले ही बताया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही दास प्रथा पर रोक लगाई थी। एक बात तो मैं मानना चाहूँगा अंग्रेजों की, कि ये प्रथाओं पर उन्होंने, बहुत सारी प्रथाओं पर है, और भारत के अंदर जो अंधविश्वास थे, कुप्रथाएं थी, उन पर उन्होंने रोक लगाने का काम किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है साथियों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। वाह रे वाह, वाह गजब का प्रश्न आया। ये प्रश्न मुझे एक बार, क्या मैं किसी एग्जाम दे रहा था, तो मुझे 4 बच्चों ने मुझे ये प्रश्न भेजा। किसने, 4 से 5 बच्चों ने मुझे एक ही दिन में ये प्रश्न भेजा कि सर इसका उत्तर क्या होगा, ओलंदी है क्या है, मुझे बताओ ओलंदी क्या है। विवाह में दूल्हे का मामा होता है, कि नववधू के साथ जाने वाली लड़की होती है, एक प्रकार का फल है, कि राजस्थानी लोक नृत्य है। तो आप बताओ कि ओलंदी क्या है ना। तो ओलंदी क्या है, जो नववधू होती है ना, उसके साथ में एक लड़की जाती थी। मतलब हमारे यहाँ भी होता है, मतलब कोई शादी होती है नई नई, तो उसके साथ में उसकी बहन को भेज दे, या किसी और, मतलब उसकी बहन को ही भेजते हैं ना, तो उसको क्या कहते थे, ओलंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलंदी कहते हैं। नववधू के साथ में जाने
वाली लड़की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, आप कमेंट करते रहो, कमेंट में चूकना नहीं है। आज तो मौज कर दिया ना, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति की जय हो। क्या आगे चलते हैं। हाँ, 26वां प्रश्न आता है, बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है। जल्दी बताओ यार, कमेंट करो, जितना फास्ट हो सकता है कमेंट पर ध्यान दो। बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है। जन्म पर रखा जाता है, नामकरण पर, विवाह पर या मृत्यु पर रखा जाता है। तो आपको पता है विवाह के अवसर पर कब रखा जाता है। जो प्रीति भोज होता है ना, हमारे हिंदी में बोलते हैं प्रीति भोज, उसे बडार कहते हैं। बडार का भोजन क्या कहते हैं, बडार का भोजन कहते हैं। विवाह के अवसर पर रखा जाता है। और मृत्यु पर क्या रखा जाता है, मौसर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, मौसर। जो मृत्यु भोज होता है उसे मौसर कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न आता है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। इसके बाद तो कोई और संस्कार हमारा शेष नहीं रहता है। यानी 16वां संस्कार कौन सा है, मनुष्य जीवन का 16वां संस्कार क्या है, मनुष्य जीवन का 16वां संस्कार। और पहला होता है गर्भधारण संस्कार, और सबसे अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। क्या है, जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तब अंत्येष्टि की जाती है। क्या, तो ये अंतिम संस्कार हो जाएगा हमारे मनुष्य जीवन का, अंत्येष्टि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर भी चांदी के गोले दागे थे। वाह रे वाह भाई, क्या बात है, क्या प्रश्न लिया है, मौज कर दी भाई। टेक्निकल टीम ने तो प्रश्नों को छांटने में क्या है आज इतना दिमाग लगाया है, क्या बात कही। अब तो क्या है, अब तो दिल गदगद हो गया, अब तो प्यार हो गया टेक्निकल टीम से। क्या हो गया, वैलेंटाइन वाला प्यार हो गया। वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। वहां के इतने बहादुर, कोई बात नहीं, गोले खत्म हो गए, लाओ चांदी के गोले। क्या करो, लाओ चांदी के गोले। अभी क्या है, दुश्मन का नस्ते नाबूद करते हैं, दुश्मन का अत्ता का पता लग या ठिकाने लगाते दुश्मन को अभी चांदी के गोलों से। तो आप सभी को पता है जो चुरू का किला था वहाँ के सरदार थे, इसीलिए चुरू को जाना जाता है अपनी क्या है, वीरता के लिए जाना जाता है चुरू को। इसके लिए अपनी वीरता के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। गोले खत्म होने पर कहा लाओ चांदी के गोले, अभी तो हमारे पास में पड़े हैं ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, जल दुर्ग किस स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, जल दुर्ग बताना है आपको किस स्थान पर स्थित है। अजमेर में है, आमेर में है, गागरोन में है या सिवाना में है। तो यहाँ पर गागरोन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर साथियों। तो बताना सभी लोग कमेंट करेंगे कितने प्रश्न सही किए और आनंद आया नहीं आया, मुझे बताना। आज की क्लास के अंदर मौज हुआ है नहीं हुआ, क्या है दिल गदगद हुआ है नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, लास्ट एंड फास्ट चलते हैं जल्दी से जल्दी। 30वां प्रश्न, बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। वाह गजब का प्रश्न आ गया, लास्ट में जाते जाते भी मौज कर दी। क्या है, लास्ट में जाते जाते भी मौज कर दी। अब बताओ बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर ए है राणा सांगा, बी है राणा कुंभा, सी है राणा रत्न सिंह और डी है राजा राज सिंह। तो ये आपको पता है राणा कुंभा ने करवाया था। और बसंतीगढ़ का किला कहाँ है, सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है बसंतीगढ़ का किला। एकदम फिनिश, आज के 30 प्रश्न खत्म। अब आपको बताना है कमेंट करके कि 30 में से कितने साथियों के प्रश्न 25 या 25 के समथिंग 24-23 सही हो रहे हैं। तो अब जल्दी कमेंट करके बताओ। यदि आपके 30 में से 25 सही करे और राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर, तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी। मैं तो कहूँ 101% तैयारी। यदि आप 25 में से 30 में से 25% सही कर रहे हो तो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर। बाकी आपका क्या विचार है आज की क्लास के बारे में, हाँ तो कमेंट करके बता देना, ज़रूर कमेंट कर देना। आज है ना, आज डे भी है, वैलेंटाइन डे भी है, तो बस कमेंट कर देना। मेरे प्रति एक हर्ट भेज देना, मैं आपको हर्ट भेज दूंगा, कोई बात नहीं। मैं आप कमेंट करो, मैं आप सभी को एक दिल भेज दूंगा। आज हर्ट पक्का मिलेगा सभी को। कमेंट करना क्लास कैसी रही है, ठीक है, कमेंट करोगे क्लास कैसी रही है और आप चाहते हो कि क्लास आगे ज़्यादा प्रश्न बढ़ने चाहिए तो कमेंट करो कि सर क्लास बढ़ाओ। हम राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जारी रखें कला संस्कृति को। सभी लोग कमेंट करो। और जो भी साथी नए आ रहे हैं, अब 500 सब्सक्राइबर यार, आज वैलेंटाइन डे है, मेरे लिए यही गिफ्ट होगा। क्या होगा मेरे लिए यही गिफ्ट होगा, 500 सब्सक्राइबर करवा दो पूरे। आज नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब करो, कल 1-2 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आज ही आज करवाओ। आप जो भी लोग नए आए हो सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, क्या सुधार करना चाहिए। बाकी तो सब ऊपर वाले पर है। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कल शाम को 8:30 बजे, तो न्यूज़ या नोटिफिकेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय वीर धरती।